नमस्कार। यूपी पंचायत में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय लोक कथाओं में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जब राजाओं ने संन्यास लेकर वानप्रस्थ अपना लिया, लेकिन राजनीति के इतिहास में अगर आप देखें तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने संन्यास लेने के बाद अपने सियासी सफर की इस तरह से शुरुआत की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उनका सबसे बड़ा इम्तिहान अब सामने है। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। योगी जी, पहले के वक्त में साधु संत योगी राजा को आशीर्वाद देते थे सत्या का राज सिंहासन पर बैठने का, लेकिन आपने ये रवायत पलट दी है। तो आप योगी जी हैं या राजयोगी? मैं योगी भी हूं और कर्मयोगी भी हूं। कर्मयोगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है, और वो इम्तिहान आप कैसे आश्वस्त हैं कि आप यूपी के गिने चुने नेताओं में शामिल होंगे जो मुख्यमंत्री 5 साल रहे और फिर दोबारा सत्ता में आ पाए? मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने स्वीकार किया कि भाजपा दोबारा सरकार में आ रही है। मैंने पूछा। और आपकी ये बात सच होगी। मैंने पूछा है सर, स्पिन मत दीजिए योगी जी। आपके मुंह से शब्द निकले हैं और मैं मानता हूं ये सच होगा। देखिए, आपके लिए ये चुनाव अग्नि परीक्षा हो सकती है हम लोगों की दृष्टि से, लेकिन हम लोगों ने हर एक दिन एक नई परीक्षा के दौर से गुजर करके बिताया है। उत्तर प्रदेश में व्यापक परिवर्तन करके प्रत्येक नागरिक के मन में एक विश्वास भरा है। ये विश्वास जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर भरा गया है और प्रत्येक नागरिक तक दशकों से जिन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा, उन योजनाओं को पहुंचाने, उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को चेंज करके उसकी पहचान को वापस दिलाने में जो सफलता प्राप्त की है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिर से पूर्ण बहुमत के साथ 2017 के इतिहास को दोहराएगी। कोई संदेह इसमें होना नहीं चाहिए। और मैं इस बात को मान सकता हूं कि अब तक के जितने चुनाव हुए हैं, हमारे लिए जो सबसे कठिन चैलेंज था वो 2019 का लगता था, जब देश में सभी राजनीतिक विश्लेषकों ने, मीडिया ने, सब ने बोल दिया था कि यूपी का एक महागठबंधन हुआ है। उस समय परिणाम सबके सामने थे। अभी पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं, परिणाम सबके सामने हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम 2014, 2017, 2019 की पुनरावृत्ति होकर के आएगी। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को ही प्राप्त होने वाला है। योगी जी, 5 साल के शासन को अगर हम 10-10 ओवर के क्रिकेट मैच के हिसाब से देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे स्लॉग ओवर की बैटिंग आपकी शुरू हो गई है। चौके छक्के लग रहे हैं, शिलान्यास हो रहा है, फीते कट रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही। तो ये 4.5 साल निर्णायक होंगे या आखिर के 6 महीने के आधार पर वोट होंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग उद्घाटन और शिलान्यास अभी कर रहे हैं। ये तो हमारी लगातार चल रहे हैं, पहले दिन से चल रहे हैं। हमारी सरकार आई थी, हम लोगों ने किसानों का कर्ज माफ़ी किया था और 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ी के कार्यक्रम के साथ हम जनता के बीच गए थे। इसके बाद अलग अलग स्टेजेज में हम लोगों ने लोगों को शासन की सुविधाओं का लाभ दे करके फिर विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था। क्या ये वही प्रदेश है? देखिए, केंद्र सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं घोषित की थी जिनको उत्तर प्रदेश में लागू किया जा सकता था। जैसे 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर एक व्यक्ति को ये संदेह था कि यह मिशन की सफलता उत्तर प्रदेश पे निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश में अगर सफलता मिलेगी, उत्तर प्रदेश में सफल हुआ तो देश के अंदर ये सफल होगा।
क्योंकि सर्वाधिक लोग शौचालयों से वंचित उत्तर प्रदेश के अंदर थे। पहले 2.5 वर्ष का कार्यकाल व्यतीत हो गया, उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार थी वह कुल 43 लाख शौचालय भी नहीं बना पाई थी। अगले 1 वर्ष 1.5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार को 2,61,00,000 शौचालय बनाने थे। हम लोगों ने एक बृहद अभियान चलाया, राजमिस्त्रियों की ट्रेनिंग करवाई, स्वेच्छाग्रहियों को गांव-गांव में तैनात किया, इसे एक जन आंदोलन के रूप में लिया और 1 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 2,61,00,000 शौचालय बनाए। ये वही प्रदेश है जहां पर पहले तमाम तबके के लोग ऐसे थे जिनके पास अपना आवास नहीं था। एक बड़ी आबादी थी। आखिर इन 4 वर्षों के दौरान बिना भेदभाव के 40 लाख लोगों को एक आवास मिला है। 1,21,000 से अधिक मजरे ऐसे थे जहां पर विद्युत पहुंची नहीं थी आज़ादी के बाद, कभी नहीं पहुंची थी। वहां पर न केवल भारत सरकार के सहयोग से विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोगों ने स्थापित किया, बल्कि 1,38,00,000 से अधिक लोगों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए, उनके घर में रोशनी जलने को मिली। उत्तर प्रदेश के अंदर इससे बड़ी परीक्षा दूसरी नहीं हो सकती है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना दुनिया कर रही है, भारत भी कर रहा है और उत्तर प्रदेश भी कर रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि जनवरी 2017 के पहले या मार्च 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भूख से मौत की खबरें आती थी। कुशीनगर हो, महाराजगंज हो या फिर अन्य जनपदों में मुसहर जाति के लोग, कहीं पर अन्य कोई ट्राइब्स या कोई ऐसी घुमंतु जातियां भूख से मरती थीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मार्च 2017 के बाद एक भी व्यक्ति भूख से उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं मरा है। और यही उत्तर प्रदेश है, अगर आप 2012 से 2017 के बीच का देखेंगे, एवरेज उत्तर प्रदेश के अंदर तीसरे चौथे दिन एक बड़ा दंगा होता था, एक बड़ा दंगा होता था। और उस दंगे के कारण, भाई दंगा होगा तो इस पक्ष का मरेगा तो उस पक्ष का भी मरेगा, क्षति इस पक्ष की होगी तो उस पक्ष की भी होगी, नुकसान बराबर होता था। लेकिन पेशेवर दंगाइयों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता था। और मैं कह सकता हूं, हमारी सरकार 19 सितंबर को 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। इन 4.5 वर्षों में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ है। एक चेंज उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन चेंज करके दिया है, इसने निवेश को यहाँ बढ़ावा दिया है। निवेशक आए, उन्होंने यहाँ पे निवेश किया, उद्योग लगाए। वह निवेश हमारे लिए यहाँ के युवाओं को रोजगार देने का एक माध्यम बना। आज यहाँ का युवा रोजगार प्राप्त कर रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और बेहतरीन तरीके से वह, आज आप, ये डाटा मेरे नहीं हैं, आप भारत सरकार के उन डाटा को देखें, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य यूपी है, लेकिन बेरोजगारी का रेट देश के अंदर सबसे कम कहीं है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही संभव हो सकता है, ये हम लोगों ने करके दिखाया। योगी जी, और इसी बात को आगे ले जाते हुए, आपसे कुछ देर पहले अखिलेश यादव जी मंच पर थे, उन्होंने आपकी इन तमाम बातों को झुठला दिया। उन्होंने एक सिरे से ये कहा, और मैं उन्हें कोट करना चाहूँगी, उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा झूठ बोलती है। बेरोजगारी के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, कुपोषण के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, भूखमरी से मरने वाले मौत के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आपकी सरकार ने एक भी बिजली का प्लांट नहीं लगाया, आपकी सरकार ने किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं की, आपने सिर्फ शिलान्यास अपने नाम किए हैं, अभी तक उद्घाटन नहीं कर पाए किसी भी चीज़ों का। 4.5 साल का वक्त था आपके पास। और ख़ास तौर पे उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम लिया। उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ों का क्रेडिट ये सिर्फ सरकार लेती है, शिलान्यास हमने किए, काम हमने किए, उद्घाटन करने योगी जी पहुंच गए। देखिए, वो सच बोल रहे हैं कि हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हम ही ने कहा था।
और हमने कितना सच किया है। आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है, उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। उन्होंने कहा कि वो आपसे भी बड़े हिंदू हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, मैं एक एक करके आ रहा हूँ। सच कौन है और झूठ कौन है, ये दुनिया जान रही है। हमने 1990 में भी कहा था कि जहाँ रामलला विराजमान है वो राम जन्मभूमि है, वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इन लोगों ने तब स्वीकार नहीं किया, तब राम भक्तों पर गोली चलाई। हमने तब भी जो बात कही थी, हम आज भी उस पर अडिग थे। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अगले 3 वर्ष के अंदर आप देखेंगे भव्य राम मंदिर दुनिया के सामने आएगा। एक दूसरा, किसानों का कर्ज माफ हुआ है या नहीं हुआ है, यह हर व्यक्ति जानता है। 86 लाख किसानों का कर्ज माफी का कार्यक्रम, हो सकता है कि उनके माननीय सांसद और विधायकों को इतनी फुर्सत न मिली हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक सांसद और विधायक अपने हाथों से वह सर्टिफिकेट एक एक तहसील और विकासखंड स्तर पर कैंप लगा करके वितरित किया है, और ये प्रदेश के अंदर हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी की बेईमानी और भ्रष्टाचार का एक जीवंत स्मारक बनने जा रहा था। 340 किलोमीटर लंबा इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए जिन्होंने उस समय बिड्स जारी की थी, वह थी 15,000 करोड़ रुपए का। और जब ये हमारी सरकार आई तो मैंने इस बारे में पूछा कि भाई आखिर कार्य क्यों प्रारंभ नहीं हुआ है, क्योंकि मार्च में हम लोग आ गए थे 17 में। मैंने मई में इसकी समीक्षा की, कार्य नहीं हुआ था, प्रारंभ नहीं हुआ था। तो मुझे ये बताया गया साहब इसमें तो अभी ज़मीन ही नहीं ली गई है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में जब तक 80% लैंड आपके पास नहीं आ जाती तब तक आप उस कार्य को अवार्ड नहीं कर सकते। इन्होंने गलत तरीके से जनता को भ्रमित करने के लिए टेंडर अवार्ड कर दिए, सारी कार्रवाई शुरू कर दी। जब ज़मीन ही नहीं है तो काम कहाँ से होगा। फिर हमने निरस्त किया, पूरे लैंड ली। जब 96% लैंड हम लोग ले लिए, तब जुलाई 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हमने इसका शिलान्यास करवाया। आज हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कार्य को हम इस महीने के अंत तक कंप्लीट कर लेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, अब ये बोल सकते हैं कि हमने भी सपना देखा था कि उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड टाइम में हमने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, लेकिन योगी जी के कार्यकाल में जो आउटर रिंग रोड का काम होना था वो हो नहीं पाया। यमुना एक्सप्रेसवे वो नहीं बनाए थे, उनकी बुआ जी बनाई थी। लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का वो अधूरा उद्घाटन कर दिए थे। हमारी सरकार ने आने के बाद पैसा खर्च किया और अभी भी उसका बाकी भुगतान हमारी सरकार कर रही है। ये कह रहे हैं कि आप देख तीसरा एक्सप्रेसवे भी बना रहे हैं, वह है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। चौथा भी हम बना रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे। इसमें भी कुछ बोल सकते हैं कि हमने भी एक सपना देखा था कि ये होना चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंट करने की ताकत नहीं थी। हम में ताकत थी, हमने उसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया है। 90% से अधिक लैंड हम ले चुके हैं और गंगा एक्सप्रेसवे का भी हम बहुत शीघ्र शिलान्यास करने जा रहे हैं। ये भी हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा मार्च 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का एक भी सिटी मेट्रो से नहीं जुड़ा था। ये भी मैं आपको बता दूं, आज हमारी 4 सिटी मेट्रो से जुड़ी हैं। 2 को हम नवंबर 21 तक कानपुर और आगरा में भी मेट्रो का संचालन कर लेंगे। हमारा कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। हम इस कार्यक्रम को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। देश का पहला वाटरवे हल्दिया वाराणसी के बीच में हम चालू कर चुके हैं और कोरोना के दौरान हम लोगों ने तमाम प्रकार की अपने प्रदेश के किसानों के द्वारा उत्पादित सब्जियों को और फलों का हम लोगों ने यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया है और भी अन्य कार्यों में हम उसका उपयोग कर रहे हैं। ये सभी कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। प्रदेश के अंदर अन्य तमाम मुद्दों पर
देखिए, सपना देखना तो अच्छी बात है, उन्होंने 400 का सपना देखा है सर। अच्छी बात है। तो मेरी भाई, सहयोगी ने मुझसे सवाल भी किया। मुझे देख करके आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने 500 क्यों नहीं कह दिया। सीटें ही 403 है। ओह, मैं वही कह रहा हूँ ना कि योगी जी- 500 कैसे नहीं कह दिए, क्योंकि जब बोलना ही है तो कुछ भी बोल सकते हैं। और आपकी दूसरा, नीयत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वो जो भी मैनिफेस्टो लाते हैं वो दरअसल मनीफेस्टो होता है। ऐसी योजनाओं की शुरुआत की जाती है जिसमें सरकार पैसा बना सके। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 15,000 करोड़ रुपए में वो लोग बना रहे थे, हम लोग उसी को 11,000 करोड़ रुपए में बना रहे हैं। ये 4,000 करोड़ रुपए कहाँ जा रहा था? ये पूछा जाना चाहिए, 4,000 करोड़ रुपए कहाँ जा रहा था ये? और ये 2016 के बजाय हम 2018 में बना रहे, 2 वर्ष के बाद हमारा कार्य प्रारंभ हुआ था। ये चीज़ें दिखाती हैं कि इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया था। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हो गया था। और तो और मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, उनका संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ है और आजमगढ़ की जनता बेचारी धोखे में पड़ गई। अगर एक अच्छे भोजपुरी कलाकार निरहुआ को वहाँ पर चुनाव जिताई होती तो आजमगढ़ विकास के पथ पर आगे बढ़ा होता। आप मुझे बताइए, आजमगढ़ की जनता ने अपने सांसद का शकल पहले और दूसरे कोरोना कालखंड में कभी देखा? नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा। यानी ये समय है जब संकट के समय अगर नेता अपने जनता के बीच में नहीं है तो फिर नेता कैसे? ये सब सेल्फ क्वारंटीन में थे, निकलने की फुर्सत नहीं थी। कल हमारी सरकार का अन्न वितरण का एक बृहद अभियान था, तो वो भी दिखाने के लिए कि हम भी हैं, तो अपनी एक BMW साइकिल लेकर के निकल पड़े थे कुछ देर कर पिकनिक के लिए। तो ये पिकनिक मना करके आप प्रदेश की जनता को भ्रमित नहीं कर पाएंगे। प्रदेश की जनता आपके सभी कारनामों को जानती है। सपना देखना बुरा नहीं है, वो आपका अधिकार है, लेकिन आप जो है उत्तर प्रदेश की जनता आपको समय आने पे ये भी सर जवाब आप लोगों दे ने देगी। प्रथा बड़ी अच्छी शुरू कर दी है। अभी भी आप कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से ही सवाल पूछते रहिए। नहीं, मैं सत्ता किसी से आपका प्रश्न है नहीं सर। पूछ रहा हूं। पिछले प्रश्न में एक बड़ा मुद्दा छूट गया, आपको याद है या मैं याद दिला दूं? बेरोजगारी। बेरोजगारी के सवाल पर रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे जवाब नहीं हो सकता है योगी जी। ये कहा जाता है कि जितना जमीन पर काम हो नहीं हो, आप लोगों के दिमाग पर सही काम कर लेते हैं। मुस्कुरा मुस्कुरा कर योगी जी आज मंच से लोगों को कन्विंस कर देंगे कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ। अब सवाल ये है मैंने कि ये बड़े नहीं कहा सारे मैं फ्रंट, सर्वश्रेष्ठ हूँ। बड़े सारे फ्रंट खुले हुए हैं सर, कोविड से लेकर किसान, बहुत सारे, और आप कह रहे हैं 300+। कैसे होगा? 300+ वैसे होगा जैसे आपके मुंह से निकला है। सर मेरे मुंह से तो देखिए- बेरोजगारी भी निकला है। मैं क्या कह रहा हूँ ना, मैं उस पर भी आ रहा हूँ अभी। ऐसे निकलेगा क्योंकि माँ सरस्वती हर जगह नहीं विराजमान होती है। कोई बात होगी तो ही तो निकल रही होगी। ये चीज़ें तो आप स्वयं ही मुझसे जो प्रश्न पूछना चाहते हैं उसका उत्तर भी आप स्वयं दे रही हैं। बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी, आबादी देश की सबसे बड़ी यूपी में है, लेकिन बेरोजगारी की दर सबसे कम यूपी में है। आप देखें, उत्तर प्रदेश के अंदर 2007 से 2017 के बीच इन दोनों सरकारों ने जितनी भी भर्तियां की होंगी उनमें सब में कहीं ना कहीं आरोप लगे, मामला न्यायालय में गया, न्यायालय को उस पर कार्रवाई करनी पड़ी थी। 12 से 17 के बीच में तो ये सभी भर्तियां विवादित हुई थी। हम लोगों ने पिछले 4.25 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है और एक एक विभाग का बाकायदा आपको मिल जाएगा कि कैसे हमने 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की है। लगभग 1.5 लाख के आसपास
पुलिस में भर्तियां की हैं, जिसमें 30,000 तो केवल महिला आरक्षी भर्ती हुई हैं। अन्य तमाम विभागों के 4.5 लाख की संख्या है और किसी भी भर्ती पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने विभिन्न जो प्रदेश के अंदर निवेश हुए हैं, यहाँ पर उन्हें नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया है। स्वतः रोजगार के साथ पीएम स्टार्टअप योजना में, पीएम स्टैंड अप योजना में, ओडीओपी की योजना में, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना में 60 लाख ऐसे यूथ को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वतः रोजगार के साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जोड़ने में अब तक सफलता प्राप्त की है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, अभी आपने देखा होगा, देखिए इससे बड़ी कसौटी दूसरी नहीं हो सकती। संकट के समय और किसी आपदा के समय आप इस बात को देख सकते हैं। पहली लहर जब कोरोना की आई थी, उससे पहले लॉकडाउन हुआ था। 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए थे। उत्तर प्रदेश पहला स्टेट था जिसने एक एक व्यक्ति की स्किल मैपिंग कराई थी। उनके ट्रेनिंग के कार्यक्रम को, हमारे पास आज भी डाटा है, कितने हमारे पास ड्राइवर हैं, कितने इसमें रसोइयाँ हैं, कितने इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, कितने इसमें किस किस उससे जुड़े में, अलग अलग उसको हम लोगों ने अलग अलग कर लिया था। और फिर अलग अलग उद्योगों के साथ, अलग अलग संस्थाओं के साथ उनको जोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। जहाँ पर जिनके पास स्किल था लेकिन उनके पास साधन नहीं थे, हमने उनको टूल किट उपलब्ध करवाए, उनको हर प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराए। सेकेंड वेव से पहले जब फिर से ये आशंका थी कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे, मैं उनको तब भी कहता था, पूरी टीम को मैं कहता था कि देखो यूपी का कोई व्यक्ति बाहर गया नहीं, केवल 10% लोग गए होंगे। वे लोग गए हैं जिनका वहाँ पर कुछ पहले से है, वे लोग गए होंगे, वही लोग आएंगे। वो बहुत चिंता का विषय नहीं, जो यहाँ हैं इनकी चिंता आप करिए। और आज के डाटा तो इस बात को बताते हैं, ये हमारे नहीं है, ये भारत सरकार की संस्थाओं के, कि यूपी के अंदर बेरोजगारी का रेट किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे कम है। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने करके दिखाए हैं। आगे भी हम लोग इस दिशा में प्रयत्नशील हैं कि युवाओं के उन्नयन के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए किस प्रकार का माहौल चाहिए। और आज तो यूपी का नौजवान जहाँ जाएगा लोग उसको बुला करके अपने यहाँ जॉब देंगे। हम लोग तो इस बात को कह सकते हैं, आज यूपी के बारे में कोई डरता नहीं। नहीं तो एक समय ऐसा था जब निरहुआ आदि लोग जब मुंबई गए होंगे तो इनको अपनी पहचान छुपानी होगी, इन्होंने बताया नहीं होगा कि आजमगढ़ से है। नहीं, पर भारत सरकार के आंकड़े भी तो आप ही के आंकड़े हैं ना। नहीं, देखिए भारत सरकार की अपनी एजेंसी है, हमारी स्टेट की एजेंसी नहीं होती। पर सवाल उठाने वाले तो यही सवाल उठा लेते हैं कि वो आंकड़े देखिए वो आंकड़े एक प्रक्रिया के तहत वहाँ जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से नहीं जाते हैं। उनके अपने डाटा होते हैं, उनकी अपनी प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत सारी चीज़ें सामने आती हैं। योगी जी, बेरोजगारी आपने कहा है कि डील किया जा रहा है, उसे सबसे अच्छे से यूपी ने किया, हाईवेज आपका, सब कुछ आपका। फिर क्यों चुनावों की आहट आते ही जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा उठता है, धर्मांतरण का कानून आता है, लव जिहाद का आता है? लेकिन ये चुनाव के समय कहाँ, चुनाव की अभी आहट ही नहीं है। यूपी की आहट तो बहुत पहले से आ जाती है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, ये तो हमारी प्रक्रिया के हिस्से हैं। 5 साल यही करते ये पहली बार नहीं हुआ है। देखिए पहली बार थोड़े हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये चीज हम पहली बार तो किए नहीं है। आप इस बात को स्वीकार कर रहे होंगे कि धर्मांतरण या लव जिहाद से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं हमारे, देखिए छल छद्म और धोखे से कोई किसी के साथ किसी प्रकार का वो न करे, लेकिन उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। एक एक करके मामले खुलते जा रहे हैं और अभी कितने बड़े गैंग को हम लोगों ने पर्दाफाश किया, हमारी एजेंसियों ने पर्दाफाश किया है, जिसमें एक साथ आपने देखा होगा कि 25 राज्यों में उनके जाल फैले हुए हैं। और टारगेट किसको उन्होंने किया था? मूक बधिर बच्चों को। उन बच्चों के माध्यम से उन लोगों ने कैसे अपने नेटवर्क को फैलाना प्रारंभ किया। उन बच्चों को पहले टारगेट किया, फिर उनके परिवार को टारगेट करने का प्रयास, फिर उन बच्चों का इस्तेमाल कैसे करते। सारा चीज़ें क्या थी, व्हाट्सएप के माध्यम से कोड वर्ड में सारे मैसेजेज होते थे और फिर उनका इस्तेमाल
कहीं सुसाइड स्क्वाड के रूप में जाकर के एक उस दस्ते के रूप में उनका दुरुपयोग करने का था। हमारी एजेंसियों ने किया। अगर मैं धर्मांतरण पर रोक लगाने संबंधी उस प्रकार का कानून प्रदेश के अंदर नहीं बनाया होता तो अब तक तो हमारी इस कार्रवाई के लोग बोले होते कि देखिए साहब, ये तो जो है हम लोग एक किसी वर्ग विशेष को परेशान करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जो हमें आशंका थी वो आशंकाएं एक एक करके सच साबित हो रही हैं और उन सभी चीज़ों पर सरकार की कार्रवाई, सरकार की दूरदर्शितापूर्ण कार्रवाई का हिस्सा बनता जा रहा है कि हमने जो निर्णय लिया था वो सच था, देश के हित में, प्रदेश के हित में, 24 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा के हित में आवश्यक था, हमने उठाया है। और मुझे प्रसन्नता है कि जो कदम हमने 1 वर्ष पहले उठाया था, 1.5 वर्ष पहले उठाया था, आज उसके बेहतर परिणाम हमारी एजेंसियां सामने दे रही हैं। योगी जी, क्योंकि जाति जनगणना का जिक्र हुआ, सब इस मुद्दे को लेकर अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अब नीतीश जी भी मांग कर बैठे हैं कि जाति जनगणना, उन्होंने इसके लिए समर्थन दिया है। कहीं ना कहीं इसको लेकर एक नया विवाद, एक नए तरीके की हवा उत्तर प्रदेश की राजनीति में। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का इससे कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार की यहाँ जो जनगणना का एक अपना एक अलग ही प्रोग्राम उनका चलता है और लगभग हर 10 वर्ष के बाद ये जनगणना की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। उसकी अपनी एक सुनिश्चित प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत यह कार्यक्रम अपना भारत सरकार के संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में चलता होगा, चलेगा। उसमें राज्यों से सुझाव मांगे जाएंगे तो राज्य देगा, अन्यथा पहले से उस तय प्रक्रिया के तहत ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं उस पर अब जरा आ जाते हैं और कोविड पर, हालांकि आपने पहले जिक्र किया और आपके कई मंत्री भी दिन भर आए हैं, सब पीठ थपथपा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की भी प्रशंसा की बात कर रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर थी जिसने पूरे देश को, विश्व को विचलित किया और वो थी गंगा की लहरों पर लाशों का दिखना। फिर खबर आई कि सरकारी टीम ने उनको रेत में वहां पर कवर अप ऑपरेशंस का आरोप लगा आपकी सरकार पर। आपकी नींद उड़ी? देखिए, कोविड से या नॉन कोविड से होने वाली हर मौत दुखद है। मौत हमेशा दुखद होती है। जब हम कोविड की बात करते हैं तो हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि यह इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है और महामारी की तुलना हम एक सामान्य बीमारी से, सामान्य फ्लू से नहीं कर सकते। इस देश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन पूरे देश को प्राप्त हुआ और पूरे देश ने जिस मजबूती के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, मुझे लगता है कि चंद संस्थाएं न स्वीकार करें लेकिन दुनिया इसको स्वीकार कर रही है। गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में जो चीजें आई थी, देखने को मिली थी, ये पहली बार तो है नहीं। आप लोग मीडिया से जुड़े हैं। 2012 और 2014 के बीच चित्रों को अगर एक बार आप देखेंगे तो उस समय भी यही दृश्य थे। 2017 के बाद हम लोगों ने रोक लगाई थी। रोक इस बात को लेकर, क्योंकि गंगा के तटवर्ती क्षेत्र हो या कोई भी बड़ी नदी हो, उसके तटवर्ती क्षेत्र में एक बड़ा समुदाय ऐसा है जो अंतिम संस्कार की कार्रवाई एक निश्चित मुहूर्त में गंगा में प्रवाह करके करता है या नदियों में प्रवाह करके करता है। आज भी हिंदू पद्धति में 3 प्रकार से अंतिम संस्कार की कार्रवाई होती है। एक अग्नि संस्कार के माध्यम से, एक भू समाधि के माध्यम से और तीसरा जल प्रवाह के माध्यम से। ये तीनों प्रकार की पद्धतियां प्रचलित हैं। कोविड के दौरान कोरोना से भी मौत हुई हैं, नॉन कोरोना से भी मौत हुई हैं। दोनों प्रकार की मौतें हुई हैं। आप इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तीसरा, ये कह देना कि ये पहली बार हो रहा है, गंगा में प्रवाहित कर दिया या फलानी नदी में प्रवाहित कर दिया है, मुझे लगता है कि वास्तविकता को झुठलाने जैसा है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। मैं आपसे फिर इस बात का आग्रह करूंगा कि 2014 के और आप ही के इस लोकप्रिय चैनल में इस पर काफ़ी मामला चला था
2014 में जो प्रकरण आए थे, 2012 में भी जो आए थे, उस पुरानी रिपोर्टिंग को एक बार आप देखेंगे और इससे तुलना कर लेंगे तो मुझे लगता है आपका जवाब मिल जाएगा। नहीं, विपक्ष का आरोप है कि कोविड के अनअकाउंटेड डेथ्स थे और आपके सरकार ने रेत में से कवर करके कवर अप किया। हम क्यों इस पर करेंगे? आपका जवाब? हम क्यों कवर अप करेंगे? और हमें इसकी जरूरत ही क्या है? और क्यों हम तथ्यों को छुपाएंगे? इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, जिसकी दुखद मौत हुई है वो दुखद है, जो मरा है मरा है, उसको छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारी सरकार ने तो जो कार्य किया वो सबके सामने है। जब कोरोना का पहला मामला उत्तर प्रदेश में आया था मार्च प्रथम सप्ताह में, तब उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग फैसिलिटी 0 थी, एक भी कोविड टेस्ट नहीं होते थे। और जब दूसरी लहर आई थी तब हम 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर रहे थे। ये क्या हमारी उपलब्धि नहीं है? जिस समय आगरा के वे व्यापारी जो इटली से आए थे और वे कोरोना की चपेट में आए थे, कोरोना का संक्रमण उनके साथ वहीं से आया था, उनको एडमिट करने की बात हुई थी तो हमारे पास एक भी आइसोलेशन के बेड्स नहीं थे, हमारी टीम प्रशिक्षित नहीं थी। हमें उन्हें सुरक्षित अपने ALS के माध्यम से सफदरजंग दिल्ली भेजना पड़ा था। आज मैं कह सकता हूं हमारे पास 2 लाख बेड्स मौजूद हैं कोविड उपचार के लिए। ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही हम लोगों ने किया और एक एक टेस्ट कोविड पोर्टल से जुड़ा हुआ है। कब एडमिट हुआ, कब डिस्चार्ज हुआ, या अगर दुर्भाग्य से दुखद मौत हुई है कब हुई है, उस पोर्टल पे चढ़ता है। कोई उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता, कोई गुंजाइश उसमें नहीं है। ये बात वे लोग कहते हैं जो पिछले 1.5 साल से कभी घर के बाहर नहीं निकले हैं। वो तो इधर माहौल थोड़ा ठीक हो गया तो फिर पिकनिक के लिए, साइकिल सवारी करने के लिए निकल पड़ते हैं, अन्यथा कोई इसमें दम नहीं। हमने जो कुछ किया है पूरी ईमानदारी के साथ किया, पूरी प्रतिबद्धता के साथ किया और अपनी नैतिक जवाबदेही के साथ जनता के प्रति, जनता जनार्दन के प्रति जो हमारे दायित्व थे उस दायित्व को निर्वहन करने के लिए हम योगी लोगों जी, ने क्या किया। कोविड को 2 हिस्सों में बांटकर आप देख सकते हैं? पहली लहर के समय आपने कहा, और वो सारी चीजें सबने देखी थी, आप ऐसे मुख्यमंत्री थे जो सड़क पर उतरते थे, लेकिन दूसरी लहर जब आई है तब जो कहा गया था कि ऑक्सीजन प्लांट्स राज्य सरकारों को भी लगा लेने चाहिए, वो अधिकतर राज्यों में नहीं नजर आया था। क्या वो चंद दिन कोरोना के, उत्तर प्रदेश की आबादी कई कई देशों से बहुत ज्यादा है और यहाँ का मैनेजमेंट और ज्यादा कठिन था, लेकिन क्या कम से कम उन कुछ हफ्तों के दायरे में भी आपके मन में एक अफसोस हुआ कि शायद तैयारियां कम पड़ रही हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि हम महामारी को फेस कर रहे थे, किसी सामान्य फ्लू को नहीं। एक और मैं इस चीज का अंदाजा तब भी लगा सकता हूं जब उन परिस्थितियों को फेस करते करते मेरा पूरी टीम इन्फेक्ट हो गई थी। मेरा पूरा कार्यालय इसकी चपेट में आ गया था। हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे DGP, ये सब इसकी चपेट में आ गए थे। उन परिस्थितियों में भी हम लोगों ने अपने दायित्वों को विस्मृत नहीं किया, हम अपने आप को हॉस्पिटलाइज नहीं किए। तब भी, उस दौरान भी मैं भी और मेरी पूरी टीम वर्चुअली जनता से जुड़ी रही और हम लोगों ने एक एक चीज की मैं तब भी समीक्षा लेता था। हाँ, उस समय अलग बात है, सामान्य दिनों में सुबह से लेकर के देर रात्रि तक हमारा कार्यक्रम चलता है, उस दौरान कम होता था, लेकिन कोविड को फोकस करते हुए हम लोगों ने तब भी अपना अभियान जारी रखा और पूरा प्रयास किया। ऑक्सीजन की किल्लत थी, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि कोरोना के सेकेंड वेव के दौरान उत्तर प्रदेश की आबादी है 24 करोड़। 24 करोड़ की आबादी को ऑक्सीजन प्राप्त हो रही थी 700 मीट्रिक टन और दिल्ली की आबादी है 1.25 करोड़ और दिल्ली को ऑक्सीजन प्राप्त हो रही थी 800 मीट्रिक टन। यानी 1.25 करोड़ की आबादी में 800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति और 700 मीट्रिक टन की यानी ऑक्सीजन हम 24 करोड़ जनता को उसकी आपूर्ति करके
प्रयास किया जा रहा था कि हर एक व्यक्ति तक ऑक्सीजन पहुंचे, क्योंकि हम लोगों ने हर एक हॉस्पिटल की ऑडिट करवानी शुरू कर दी थी, जिसको दिल्ली सरकार ने ऑडिट करने से इनकार कर दिया था। वो भाग खड़े हुए। जैसे ऑडिट की बात भारत सरकार ने कही, दिल्ली की सरकार उससे पीछे हट गई और उसकी ऑक्सीजन की डिमांड अपने आप कम होती गई। यूपी पहले दिन से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ था। हम लोगों ने पहले दिन से अपनी ऑक्सीजन की ऑडिट कराई और उन लोगों के खिलाफ भी हम लोगों ने कार्रवाई की जो इसके नाम पर उस समय ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। मुझे मालूम है यहाँ लखनऊ में भी कुछ हॉस्पिटल थे। एक हॉस्पिटल ने जारी किया कि साहब हमारे पास केवल 2 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है। मैं स्वयं कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन मैंने जैसे देखा, मैंने तत्काल जिला प्रशासन से कहा, मैंने कहा भी देखो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन भेजो, वहाँ पे कहीं व्यवस्था करो। टीम गई, उन्होंने कहा साहब हमने ऑक्सीजन इनको कल दिया था, पेशेंट कितने हैं ये सही बता नहीं रहे। हमने यहाँ के जिला प्रशासन, मैंने कहा पीपी किट पहन करके अंदर जाओ। जिलाधिकारी पीपी किट पहन करके अंदर गए, पेशेंट 4, सिलेंडर 60, और उसके बाद कहते हैं कि साहब हमारे, मैंने कहा इसको सील करो, ये पेशेंट दूसरी जगह इनको भेजो। इस प्रकार के भी वाकये हमारे सामने थे और ये लोग ज़्यादा नेगेटिविटी ये लोग ज़्यादा पैदा कर रहे थे। दूसरा, कुछ ऐसे वक्तव्य कि इस कारण से जो है कोरोना फैल रहा है और फलाने को जो है इसमें हत्या के मामले में वांछित करो, ये बड़े वैसे यानी हल्के वक्तव्य जो आ रहे थे, नेगेटिव वक्तव्य आ रहे थे, नकारात्मक जो वक्तव्य आ रहे थे, स्थिति को उसने ज़्यादा पैनिक की। जिस व्यक्ति को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी वह भी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ रहा था। जो बेचारा ज़रूरतमंद था, ऑक्सीजन की आपूर्ति सेकेंड वेव में ज़्यादा आवश्यकता पड़ी, ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे थे, और इसीलिए हम लोगों ने उस दौरान उत्तर प्रदेश ने जो मॉडल खड़ा किया, जिसको WHO ने भी स्वीकारा, वह था कि निगरानी समितियों के माध्यम से मेडिसिन किट हर एक लक्षण युक्त व्यक्ति तक पहुंचा देना। और हमारा ये मॉडल सफल रहा, आज भी सफल है। जिसकी आप जो बता रहे थे कि यहाँ पे लोग पीठ थपथपा रहे थे, पीठ थपथपा नहीं रहे थे। यूपी के उस मॉडल को ऑस्ट्रेलिया ने भी आपने खुद ही खुले कहा दिल सर से कि ऑक्सीजन कम मिला आपको दिल्ली के अनुपात कम में। नहीं किया। पर मोदी जी थे तो आपने बोला ही नहीं कुछ। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ जिसको सबने सराहा है और हम लोग आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के। पहली बार हुआ जब देश के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से, ऑक्सीजन स्पेशल एक्सप्रेस के माध्यम से हुई, एक जिसने उस संकट के समय में एक संबल का काम हमारे साथ किया। दूसरा काम, ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 552 ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, जिनमें से हम लोग लगभग 300 के आसपास अब तक अलग अलग हॉस्पिटल में स्थापित कर चुके हैं और शेष अलग अलग प्रक्रिया के तहत ये स्थापित हो रहे हैं। और हम लोग इसमें PM केयर से सर्वाधिक हमें मिले हैं, कुछ राज्य सरकार अपने स्तर से लगा रही है, और शेष ऑक्सीजन प्लांट CSR से हमें अलग अलग संस्थाओं के द्वारा भी दिए गए हैं। ये सभी हम लोग ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता की तरफ उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इस दौरान हमें अलग अलग संस्थाओं ने, राज्य सरकार ने भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी दिए थे काफ़ी बड़ी मात्रा में। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ने भी काफ़ी बड़ी सहायता हमें की, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी CSCs थी वहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ने बहुत बड़ा योगदान किया। सर, वैक्सीनेशन को लेकर बात कर लेते हैं। DIU का एक डेटा है, हमारा एक इंटरनल डेटा आता है, उसमें ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में 18+ अडल्ट पॉपुलेशन का सबसे कम वैक्सीनेशन हुआ है। पूरे देश के लिहाज से अगर देखा जाए सिर्फ 6%। ऐसा क्यों हुआ है और उस एस्पेक्ट पर आपकी सरकार क्या काम कर रही? दूसरा सवाल ये, अखिलेश जी यहाँ पर थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। उन्होंने एक सार्वजनिक मंच पर इस बात को माना कि वो मोदी जी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, और अगर ये मोदी जी की वैक्सीन नहीं तो योगी जी खुद अपनी तस्वीर क्यों नहीं लगवा लेते हैं सर्टिफिकेट? नहीं, मैं तो वैक्सीन दोनों डोज ले लिया। उन्होंने नहीं ली, उन्होंने कहा नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, उनके अब्बाजान तो ले चुके हैं, वो तो ले ही चुके हैं वैक्सीन। और मुझे लगता है ये वैक्सीन तो देश के नागरिकों का सुरक्षा कवच है इस महामारी से। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, 5,28,00,000 लोगों को अब तक उत्तर प्रदेश में वैक्सीन दी जा चुकी है और 18+ के भी
2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हम लोग वैक्सीन दे चुके हैं। इतनी संख्या देश के अंदर कहीं नहीं होगी। चलिए अब अगले मुद्दे पर आते हैं, और वो ये है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो जाति भी इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए इस बार ये इमेज जा रही है कि ब्राह्मण आपसे बड़े नाराज हैं। अब देखिए, पैराशूट लैंडिंग आपने जितिन प्रसाद की करा ली है, और माना ये जा रहा है कि ब्राह्मण सम्मेलन एसपी भी कर रहा है, बीएसपी भी कर रहा है। इधर केशव प्रसाद मौर्य जी भी रूठे थे। बताइए, कालिदास मार्ग पर आप दोनों का घर है, आप 4.5 साल बाद उनके घर पे गए। तो ये जो जातियों वाला और खास तौर पर ब्राह्मणों की नाराजगी, मैं आपकी जात की बात नहीं कर रही हूँ और उसका असर नहीं बता रही हूँ इसे, लेकिन क्या ब्राह्मण इस बार एलिनेटेड फील कर रहा है, और आप वो इस बात से थक गए हैं कि आप लोगों ने उनको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है कि ये अगली जाति तो हमारे लिए वोट करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता वंशवाद और जातिवाद से ऊपर उठ चुकी है। अच्छा, और दूर की बात थी, 1990 के दशक की उस त्रासदी को उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है, जिस वंशवाद और जातिवाद की राजनीति ने उसके सामने पहचान का संकट दे दिया था। और ये पहचान का संकट हमारे युवाओं के सामने और आज का जो प्रौढ़ है उसके सामने सर्वाधिक आया था। वह उससे ऊपर उठ चुका है। ये वे लोग हैं, जनता के द्वारा ठुकराए गए लोग हैं। कैबिनेट एक्सपेंशन में मैं आपको यूपी के मंत्रियों का नाम गिनाऊं सर, और देश के प्रधानमंत्री ने देश की संसद में कहा कि अगर विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है और मंत्रियों का स्वागत नहीं कर रहा है तो वो ओबीसीज और दलित का अपमान कर रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा। ये सच है। ये कास्ट कार्ड नहीं है। देखिए, कास्ट कार्ड नहीं, सवाल ये है कि जिन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि संसद के सत्र के शुभारंभ में प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपने नए मंत्रियों का परिचय संसद से कराया जाता है, और यह एक कार्यक्रम संसद का होता है, संसद की कार्यसूची का ये विषय होता है, और उस विषय के तहत ये सब कार्यक्रम संपन्न होते हैं। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के कि उन तबकों को प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में मिला है जिन तबकों को कभी भी अवसर नहीं मिल पाया था देश के अंदर सत्ता प्रतिष्ठान के महत्वपूर्ण पदों पर जाने का। और अगर उनको प्राप्त हुआ है तो हम उनके बारे में क्या कहेंगे? ये नहीं कहेंगे कि भाई फलाने इन लोगों का हम परिचय कराने जा रहे थे लेकिन इन्होंने परिचय नहीं होने दिया है। उस तबके के लोगों में जो विश्वास आता ये उसके प्रति है, ये किसी जातिवादी राजनीति के लिए नहीं है। ये उन लोगों की हम बात कर रहे हैं जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को वंशवाद और जातिवाद के दायरे में कैद करके उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। वे लोग देखिए जनता के द्वारा बार बार ठुकराए जा चुके हैं। योगी जी, हाँ। जितिन प्रसाद को लाने के पीछे की आप वजह बता दीजिए, हम समझ जाएंगे। जिस व्यक्ति ने पिछले 3 चुनाव हारे हो उनको आपकी पार्टी क्यों लेकर आई, आपको ये सच्चाई भी जानकारी होनी चाहिए कि जितिन प्रसाद तो लोकसभा चुनाव में ही बीजेपी ज्वाइन करना चाहते थे। जितिन प्रसाद तो लोग चाहते तो बहुत लोग हो। मैं क्या कह रहा हूं ना, अब ये देखिए ज्वाइनिंग तब हो पाती जब दोनों में सहमति हो। क्यों लाए? मैं क्या उस समय आपको उनकी जरूरत नहीं थी, आज ब्राह्मण चेहरा चाहिए। नहीं, हमें देखिए, हमें चेहरा से नहीं, हमें वह हर व्यक्ति चाहिए जो प्रदेश के हित में कार्य करने का इच्छुक हो। और अगर कोई आज आवेदन करे, हम तत्काल उसकी एंट्री तो नहीं होने देंगे ना। भाई अखिलेश जी कल कहें हम बीजेपी में आना चाहते हैं तो हम बोलेंगे कुछ दिन वेट करो बच्चे। अरे आप फौरन ले लीजिएगा, बहुत सारे लोग हैं, यादव आ जाएंगे उनके साथ। कोई आवश्यकता नहीं, उनसे बड़े हो सकता शिवपाल जी हों। चचा भतीजा सब पे डेंट मार रहे हैं आप। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, आखिर वो बड़े नेता उससे भी बड़े नेता होंगे, उनके पास उनसे ज़्यादा अनुभव होंगे, जमीन से जुड़े हुए रहे हैं, माननीय मुलायम सिंह जी के सुख दुख के सहभागी रहे हैं, उनको ज़्यादा अनुभव होगा कि नहीं होगा? नहीं योगी जी, आप जातियों में सबको एक साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, दलितों ओबीसी सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बीजेपी का लेकिन पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास भी है। आप अखिलेश यादव के अब्बा जान बार बार बोल रहे हैं। मैंने इसलिए कहा क्योंकि उनका विश्वास है। मुसलमानों को हमेशा ऐसा लगता है कि भाई उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है, और जितने कानून आप ला रहे हैं सब मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ला रहे हैं। हम किसी व्यक्ति, जाति, मत और मजहब को ध्यान में रख कर के कानून नहीं बना रहे हैं। हम प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन को ध्यान में रख कर के कोई कानून बनाते हैं।
उससे इतर हट करके नहीं। और हमारी प्रदेश के 24 करोड़ जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत और मजहब के लिए नहीं। 24 करोड़ जनता का हित होगा तो सबका हित उसमें हो जाएगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबके विकास और सबके विश्वास की बात की है। योजनाओं का लाभ सबको। आप आवास योजना का लाभ देखिए, 17% मुस्लिम आबादी है यूपी के अंदर, और योजनाओं का लाभ उनको 32 से लेकर 35% तक मिला है। क्या हमने रोका किसी का लाभ? किसी का नहीं। पर कानूनों के निशाने पर तो लग रहे हैं। कानून के नहीं। अब देखिए, अगर कोई तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, तो क्या हम आरती उतारेंगे? कानून उसके लिए बनाया जाता है जो कानून के राज को मानता नहीं, उसके लिए तो कहीं ना कहीं दंड प्रक्रिया उसी के लिए बनाई जाती है। इसलिए कानून उस व्यवस्था के लिए बनाए गए हैं, किसी का उत्पीड़न करने के लिए नहीं। हर व्यक्ति को न्याय की कसौटी पर न्याय शब्द बोलने से नहीं, जमीनी धरातल पर वह दिखाई भी दे। और इसलिए आज मुझे कोरोना कालखंड में तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ है, और मैं इस बात को कहता हूं और हर व्यक्ति स्वीकार करता है कि साहब, दंगे नहीं हो रहे हैं तो हम भी सुरक्षित हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी सुरक्षित है। अन्यथा होता क्या था? कोई ना प्रॉपर्टी सुरक्षित होती थी, ना बहन बेटियां सुरक्षित होती थी, कोई भी सुरक्षित नहीं था। आज हर व्यक्ति सुरक्षित है ना। तो आपका तरीका वही चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर में, कानून में, गाड़ी यूं ही पलटेगी? देखिए, प्रदेश में 24 करोड़ जनता की सुरक्षा सम्मान के लिए कानून का राज कैसे स्थापित होगा, ये एजेंसियां तय करेंगी और उसके अनुसार ही उसको आगे बढ़ाएंगे भी। क्या निर्देश है आपका उनको? गाड़ी पलटती जाए? देखिए, एक्सीडेंट हो सकता है, इसमें कौन दो रहा है? देखिए, इसमें कहीं कोई एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं? कैसे हम इस चीज को कहते हैं? अखिलेश जी बोले कि टॉप 10 माफियाओं की अगर लिस्ट बनाई जाए, एक सूची तैयार की जाए, सबसे ज्यादा किस पार्टी में होंगे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपकी ओर साफ तौर पर इशारा। ये ठीक ही बोल रहे हैं। और ये तो जनता जानती है, ये तो गांव-गांव का एक एक बच्चा जानता है। देखिए, बीजेपी का एक कार्यकर्ता जाएगा, जनप्रतिनिधि जाएगा, जनता उसको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता है, शरीफ है, ईमानदार है, और उससे मूल्यों, आदर्शों की बात करेगी। लेकिन मैं एक बात बताऊं, क्या समाजवादी पार्टी के किसी जनप्रतिनिधि या किसी नेता के साथ एक कॉमन मैन का व्यवहार यही रहेगा? कभी नहीं रहेगा। उसको मालूम है उसकी प्रवृत्ति क्या है। आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं कि वह कहीं जाए और कहीं तोड़फोड़ और आगजनी न करे, कहीं लूटपाट न करे। ये उनकी प्रवृत्ति का हिस्सा है। इसलिए वो ठीक बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं बुलडोजर संस्कृति तो आपकी है। तो बुलडोजर संस्कृति इसलिए जिसने जबरन कब्जा किया है, तो वहां पे क्या हम मनोहार करेंगे? बुलडोजर वहां चल रहा है जहां चलना चाहिए, और जो उसका हकदार है वहां बुलडोजर भी चलाया गया है, चलाया जा रहा है। एक सवाल सर, छोटा सा। राजभर जी आपसे बहुत नाराज चल रहे हैं। आप इतना सभ्य तरीके से, सौम्य तरीके से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करते हैं, उन्हें क्यों नहीं मना पा रहे हैं? मैं तो मंत्रिमंडल में सबसे वही मुस्कुरा के बात करता हूँ, ऐसे ही बात करता हूँ, इससे अलग हट के बात करता ही नहीं हूँ। अब हो सकता है मंत्रिमंडल में आने पे बहुत सारे लोगों के एजेंडे बदलने शुरू होते हैं, तो हमें भी थोड़ा बदल करके बात करनी पड़ती है। जी, कानून व्यवस्था पर ही अगला सवाल है। देखिए, सवालों की बौछार अब जल्दी जल्दी होगी क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। आपने विकास दुबे एनकाउंटर पे तो कहा कि एक्सीडेंट किसी का हो सकता है, लेकिन आपकी सरकार ने देश में बेटियों को बड़ा मायूस किया उन्नाव और हाथरस कांड से, और इसीलिए इन दोनों पर बड़े गंभीर सवाल के साथ मैं आपके सामने हूँ। क्या उन्नाव में बीजेपी नेता ने को जिस तरह का सरकारी संरक्षण मिला, पीड़िता के पिता की मौत हुई और उसके बाद से एक्सीडेंट होता है पीड़िता के परिवार का, इस पर एक बहुत शक की नजर से लोग देखें कि योगी जी खुद कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है, फिर एक बीजेपी नेता को क्यों ऐसी सरकारी संरक्षण मिला? हाथरस में पुलिस बर्बरता की ऐसी मिसाल दिखी जिसने सबकी आंखों को नम कर दिया। रातों रात बेटी का जबरन अंतिम संस्कार करना और बाद में कहना कानून व्यवस्था के लिए यह किया गया। मां को अंतिम हक अदा करने का वक्त। देखिए, मुझे लगता है कि आप तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर रहे हैं दोनों मुद्दों पे। उन्नाव के मामले में
कार्रवाई सरकार ने की थी। ये मेरी सरकार ने उन्नाव में भी कार्रवाई की, हाथरस में भी कार्रवाई की। जितनी कार्रवाई हमने की वही सीबीआई आगे बढ़ा रही। सीबीआई उसके बाद एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाई और कहीं भी जबरन नहीं किया गया, न उन्नाव में न हाथरस में। ये सच्चाई सामने आनी चाहिए। मामला न्यायालय में है, देर सवेर सच्चाई सामने आएगी। जिन लोगों ने जिस प्रकार के कृत्य किए होंगे, मुझे लगता है कि एक समय के बाद उनको अपने कृत्यों पर जरूर पश्चाताप होगा। सर, आपके एडीजी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे घटना पर। सीबीआई ने फिर रेप का केस इसे माना। लड़की के बयान क्या? देखिए, हमारी सरकार ने उस समय भी जो बात कही थी और जो कार्रवाई उस समय भी हुई थी, हम लोगों ने तब भी इस बात को कहा। सीबीआई को हमने रिफर किया मामला, गिरफ्तारी हमने की और तब भी हमने इस बात को कहा कि अगर इनको लगता है कि यूपी में इनको न्याय नहीं मिल सकता तो यूपी के बाहर इस मामले को भेजा जाना चाहिए। मामला दिल्ली में चल रहा है, न्यायालय की प्रोसीडिंग का पार्ट है। हमें इस समय बोलना भी नहीं चाहिए इस मामले में, क्योंकि एजेंसियां उसमें काम कर रही हैं और सब जुडिस मामले में बहुत ज़्यादा हम लोगों को इस प्रकार की चर्चा का विषय और मीडिया ट्रायल का विषय नहीं बनाना चाहिए इसको, क्योंकि न्यायालय को निष्पक्ष तरीके से उस पूरे मामले की तह में जाने का पूरा अधिकार है और उसको जा कर के दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने आना चाहिए। क्योंकि हर एक बेटी और हर बहन को सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये सरकार इसके प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन अन्याय किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, ये भी सामने आना चाहिए। योगी जी, किसान आंदोलन, विपक्षी सोच रहे हैं कि यही एक मुद्दा होगा जिसके चारों तरफ किसान आंदोलित होकर जुड़ेंगे और सरकार पूरी तरीके से घिर जाएगी। आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या पेश करेगा? जो जाट आपके साथ खड़े थे वो अब नहीं खड़े। देखिए, हमारे साथ एक तो हम जातिवादी राजनीति नहीं करते, मैंने पहले बता दिया है। परिवार मेरा है नहीं, इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि बीजेपी है तो पश्चिम में भी, पूरब में भी, मध्य में भी और बुंदेलखंड में भी सुरक्षा है। आखिर यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश था ना। रोज दंगे होते थे, कभी कोसी कला का, कभी बरेली का, कभी मुरादाबाद का, कभी अलीगढ़ का, कभी सहारनपुर का, कभी मुजफ्फरनगर का। जो लोग किसान आंदोलन को जाति के साथ जोड़ रहे हैं, मुजफ्फरनगर में शहीद हुए उन नौजवानों के साथ वो धोखा नहीं कर रहे हैं क्या? जिनकी निर्मम हत्या हुई थी और उस समय सत्ता प्रतिष्ठान में कौन लोग बैठे हुए थे? क्या मंत्री ने दंगाइयों को बचाया नहीं थे उस सरकार का? पर किसानों के मुद्दे भी तो है ना योगी। मैं क्या करूँ ना, वही तो मैं आ रहा हूँ और किसानों के मुद्दे पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ अभी। लेकिन पहले इस बारे में कि उसको जाति के साथ किसान आंदोलन को नहीं जोड़ा जाना चाहिए, एक। दूसरा, किसानों के हित के लिए जितना काम पिछले 7 वर्ष के दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितना कार्य हुआ है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इससे पहले क्यों नहीं लागू हो पाई? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इससे पहले क्यों नहीं लागू हो पाई? एमएसपी का लाभ, एमएसपी घोषित होना ही नहीं, एमएसपी का लाभ किसान को प्राप्त हो, लागत का 1.5 गुना दाम डीबीटी के माध्यम से किसान के अकाउंट में जाए, ये मोदी जी ने लागू करवाया और बीजेपी की उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने इसको प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट किया। हर किसान का लाभ मिल रहा है, हर किसान को मिल रहा है। प्रोक्यूरमेंट हमारे आने के पहले, पर गाजीपुर में ही बैठे हैं यूपी। मैं उस पे भी आ रहा हूं। मैं भी 2016, देखिए 2016-17 तो इलेक्शन ईयर था ना। इलेक्शन ईयर में कितना यहाँ पे गेहूं का प्रोक्यूरमेंट हुआ था मालूम आपको? कुल 6 लाख मीट्रिक टन का, 6 लाख मीट्रिक टन का क्रय हुआ था और वो भी आड़तियों के माध्यम से, किसानों से सीधे नहीं हुआ था। इस साल कोरोना के बावजूद कितना हुआ है? 66 लाख मीट्रिक टन।
6 लाख में, और एक किसानों से, सीधे किसानों से हुआ, डीबीटी के माध्यम से पेमेंट किसानों के अकाउंट में किया गया, कोई अंतर ही नहीं। 2007 से लेकर के 2017 के बीच में 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान होता है। 2017 से 2020-21 के बीच में कितना हुआ है? 1,40,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। 7 से लेकर के 2017 के बीच में 21 चीनी मिलें बंद हुई। 2017 से लेकर के 2020-21 के बीच में चीनी मिलें बंद नहीं हुई, बंद चीनी मिलों को हम लोगों ने चलाया। यहाँ तक कि किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि की रमाला चीनी मिल 30 वर्षों से मांग हो रही थी कि इस चीनी मिल का आधुनिकीकरण होना चाहिए, यहाँ पे नया प्लांट लगना चाहिए, कोई नहीं कर पाया। तब लोक दल भी सत्ता में आया, सत्ता में था एक पार्टी के साथ में। समाजवादी पार्टी के लोग 4-4 बार सत्ता में रहे हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी रही है, उससे पहले कांग्रेस भी थी, कोई नहीं कर पाया। 1980 से मांग हो रही थी, 1980 से लेकर के 89 तक कांग्रेस प्रदेश की सत्ता में थी, देश की भी सत्ता में थी, नहीं कर पाई। हमारी सरकार ने उस चीनी मिल का न केवल पुनरुद्धार किया, उसकी क्षमता को दोगुना करके रमाला में चीनी मिल को हम संचालन कर रहे हैं और बंद चीनी मिलों का हम संचालन कर रहे हैं। किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये आज़ादी के तत्काल बाद प्रारंभ हो सकता था, क्यों नहीं कर पाए लोग? क्योंकि किसान उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। किसान उन्नति करे, उनका ये वही नहीं था, एजेंडा ही नहीं था। ये केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने और प्रदेश में हमारी सरकार ने इसको लागू किया और रिजल्ट देखना है। लेकिन पंचायत चुनाव तो भी हुए हैं ना। राकेश टिकैत आ गए हैं लखनऊ और कह रहे हैं कि लखनऊ को मैं दिल्ली बना दूंगा। तो क्या दिक्कत आ रही है? ये तो प्रमोशन लखनऊ है कर ना, देंगे कह रहे हैं लखनऊ ये का। प्रदेश की राजधानी है, दिल्ली देश की राजधानी है। हमें दिल्ली और लखनऊ में अंतर महसूस करना होगा। यहाँ पर बैठेंगे वो आंदोलन के मैं लिए। वही कह रहा हूँ ना, ये प्रदेश की राजधानी है ना। आपकी पार्टी तो फोटो ट्वीट कर रही है कि जरा बच के आइयो। हम तो सबको सहयोग करना चाहते हैं, सबका स्वागत करना जानते हैं। आप राकेश टिकैत का स्वागत करेंगे? क्यों नहीं स्वागत तो करेंगे? बातचीत ही करा दीजिए सर फिर सरकार। किसान आएगा, किसान का स्वागत होगा। कानून के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो उस तरीके से भी स्वागत होगा। अरे संभव क्या बात है, क्या दिक्कत है? मतलब कोई समस्या नहीं है। वो यही दूसरा वाला यही स्वागत अंतर कैसे? बता रहे हैं आप, दिल्ली और लखनऊ का अंतर यही मैंने है। क्या कहा ना, दिल्ली है, ये लखनऊ है। हाँ। तो मुझे लगता है इतना दूसरा अंतर वाला तो स्वागत कैसे होता है योगी जी? मैंने कहा ना कि ये अंतर उन सबको भी मालूम होगा जो कहते हैं कि हम लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, तो उनको ये भी अंतर मालूम होगा कि ये प्रदेश की राजधानी है, ये देश की राजधानी नहीं है। और प्रदेश की राजधानी में किस प्रकार का चाल चलन होना चाहिए ये भी उनको जानकारी होनी चाहिए। चलिए कुछ पॉलिटिकल सवाल जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ओवैसी जी आपके साथ है या आपके खिलाफ? देखिए, ओबीसी जी बड़े नेता हैं, एक बड़ा जन समुदाय उनके साथ में है, और बीजेपी के साथ तो उनका कभी मुझे नहीं लगता है कोई संबंध हो पाएगा। एक दूसरे 36 के का आंकड़ा रहेगा। पूरक हैं आप लोग, एक दूसरे के पूरक हैं सर। देखिए, पूरक हमारे तो सभी हैं, हम तो सभी को पूरक मानते हैं। राजनीति में हम लोग बहुत ज़्यादा किसी से बहुत ये नहीं मानते हैं कि हमारा दुश्मन है। जितना वो बाबरी बाबरी करेंगे उतना आपको राम मंदिर सूट करेगा। नहीं, राम मंदिर तो वास्तविकता है। ये राम मंदिर आज वास्तविकता है, इसको आप कौन झुठला सकता है? हमने जो कहा था 1949 में, 1963 में, 1965 में, 1989 में, 1983 में, 1990 में, 1992 में, आज वही तो हकीकत में आया है। लेकिन 22 तक बन नहीं पाएगा लग रहा है सर। जाकर देखिए, भूमि हमने कहा पूजन, ना, ईंट पूजन। देखिए, कार्य प्रारंभ हो चुका है, कार्य की अपनी प्रक्रिया है। दुनिया का अपने आप में अब तक का आधुनिकतम स्ट्रक्चर खड़ा होगा। एक भव्यतम भगवान राम के व्यक्तित्व के अनुरूप मंदिर का निर्माण होना है, और मंदिर की निर्माण की प्रक्रिया को ट्रस्ट के द्वारा उस प्रकार के विशेषज्ञों की देखरेख में तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। तो हमें 500 वर्षों तक इंतजार किया, 5 साल भी इंतजार नहीं कर सकते अब क्या? अच्छा, कैबिनेट एक्सपेंशन का इंतजार कितना है? देखिए, इसके लिए काफी इंतजार करना पड़ेगा अभी। योगी जी, अगर प्रियंका गांधी को आपके अगेंस्ट उतारा जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, योगी वर्सेस प्रियंका गांधी,
मुख्य चुनौती कांग्रेस पार्टी की तौर पे आप देखते हैं या फिर सपा और बसपा ही अभी, क्योंकि अनाउंसमेंट तो हुआ नहीं है ऐसा? वो तो बहुत बड़ी नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, प्रदेश में काहे अपनी प्रतिभा को खपाना चाहती है। ये राहुल अगर गांधी- मगर वाला आप सवाल। लोग जो है इतने बड़े प्रतिभाशाली नेताओं का जो अंतर्राष्ट्रीय उसके हैं, ये वो यहाँ पर काफी एक्टिव रह चुकी हैं, पहले भी आ चुकी हैं। जितना उत्तर प्रदेश में आते हैं उससे ज़्यादा इटली में गई होंगी संभवतः। सर उसका ट्रैक तो हमने रखा नहीं है। मैं मीडिया को रखना चाहिए, अच्छा रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय चुनाव लड़ने चाहिए, राष्ट्रीय स्तर के चुनाव लड़ने चाहिए। प्रदेश के चुनाव छोटे छोटे चुनाव होते हैं। एक छोटा सा सवाल मेरा योगी जी, क्योंकि आपने कहा कि बेरोजगारी दर सबसे कम है आपके प्रदेश में, और क्योंकि पलायन भी सबसे ज़्यादा मजदूरों का हमने उत्तर प्रदेश में देखा, स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर अगर दो कैटेगरी में डिवाइड कर लें, एक मजदूर है जो ताला फैक्ट्री में काम करता है, किसी जूता फैक्ट्री में काम करता है, उसकी मिल बंद हो गई, उसकी फैक्ट्री बंद हो गई, उसको किस तरीके से आप प्लेस करेंगे, रोजगार दिलाएंगे, क्योंकि उसका स्किल ही वही है। देखिए, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने कोरोना के दौरान भी अपने उद्योग बंद नहीं होने दिए। आपको इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि कोरोना की सेकंड वेव के दौरान हमारे सभी उद्योग चले हैं, छोटे हों या बड़े हों। पहली वेव में बंद हुए थे, पहली वेव में कुछ दिनों के लिए हमने मुरादाबाद से लेकर लॉकडाउन के दौरान 2 महीने के लिए बंद था, लेकिन सेकंड वेव में हमने एक भी दिन बंद नहीं होने दिया। हाँ, हर एक उद्योग में कोविड हेल्प डेस्क और हर एक उद्योग में हम लोगों ने कोविड केयर सेंटर बनाए थे, और मास्क, सैनिटाइजर, टेस्टिंग की सुविधा वहाँ पर दी थी। कोई उद्योग बंद नहीं हुआ। एक दूसरा, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपने यहाँ के हर एक लेबर को, वो रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, इन सबको सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी भी दी है। हमारे यहाँ जो बटाईदार है, खेत में काम करता है, उसको 5 लाख रुपए की हमने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित किया है। हमारे यहाँ जितना भी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड श्रमिक है, इन सबको 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार ने दिया है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से जितने श्रमिक आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनको तो हमने उसके साथ जोड़ा है। शेष जितने भी हैं उन सभी को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हमारी सरकार ने दिया है। इसके अलावा श्रमिकों की बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी बेटियों की शादी ब्याह के लिए, उनके मकान के लिए, घर में शौचालय नहीं तो शौचालय के लिए अलग से सुविधा दी जा रही है। और यही नहीं, जो रजिस्टर्ड श्रमिक कार्य करते हैं, जगह जगह काम कर रहे हैं, उनका जीवन बड़ा अनस्टेबल होता है। आज वे लखनऊ में हैं, 2 महीने 3 महीने यहाँ काम किया, उसके बाद वह कॉन्ट्रैक्टर के साथ आगरा चले गए या फिर दूसरी सिटी में चले गए। उस आपाधापी में बच्चे उनके पढ़ नहीं पाते थे। हमारी सरकार ने विगत वर्ष ही 18 कमिश्नरी मुख्यालयों में 18 अटल आवासीय विद्यालय बनाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इन अटल आवासीय विद्यालयों में इन सभी श्रमिकों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा हम उपलब्ध करवाएंगे, फ्री में। लॉजिंग, फूडिंग की व्यवस्था, उनकी वहाँ पे एजुकेशन की फ्री में व्यवस्था, ये हम करने यूपी के अंदर करने जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत कोविड और नॉन कोविड से जो मौतें प्रदेश के अंदर हुई, जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उनको, उन बच्चों को भी पढ़ाने की व्यवस्था इसी प्रकार की योजना के साथ हमने यूपी के अंदर जोड़ा है। 4000 रुपये की प्रति माह एक स्कॉलरशिप भी उन बच्चों को हम लोगों ने स्टेट के अंदर उपलब्ध कराई है। अगला सवाल लॉ एंड ऑर्डर से है, थोड़ा अलग है इससे हटके। योगी जी खुशी दुबे को जानते हैं क्या? मैं प्रदेश के 24 करोड़ जनता को जानता हूँ। खुशी दुबे, मैं पूरे प्रदेश के अंदर 24 करोड़ जनता का परिचय अपने पास रखता हूँ। एक एक व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, मैं सबके बारे में बताता हूँ। ब्राह्मण सम्मेलनों में ये मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। विकास दुबे एनकाउंटर के बाद जो उसका एसोसिएट था, उसको तो गिरफ्तार किया, नवविवाहिता खुशी दुबे को क्यों? मुद्दा संतोष शुक्ला की हत्या का भी उठना चाहिए, उस डिप्टी एसपी मिश्रा का भी उठना चाहिए, जिसकी 2
नाबालिग बालिकाएं अनाथ हुई हैं। एक डिप्टी एसपी मारा जाए वो सही है, लेकिन कौन से आचार दंड संहिता में लिखा है कि अगर पति कोई गुनाह करे तो उसके लिए पत्नी को गिरफ्तार किया जाए? क्या कुछ प्रमाणिक है तो आप बता दीजिए। ये न्यायालय तय करेगा, न मैं तय करूंगा ना आप तय करेंगे, ये न्यायालय को तय करने दीजिए। पर ये मुद्दा बन रहा है बहुत बड़ा मुद्दा ब्राह्मण बनने दीजिए ना। सम्मेलनों में। मेरा ये मानना है उन परिवारों से भी पूछा जाना चाहिए, जब आप इसकी बात कर रहे हैं उन परिवारों से भी पूछा जाना चाहिए जिन परिवारों के निर्दोष लोग मारे गए थे। क्या वे निर्दोष नहीं थे? उत्तर प्रदेश सरकार का राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला की निर्मम हत्या थाने के अंदर हुई। डिप्टी एसपी मिश्रा मारा गया था ना, क्या उनका परिवार नहीं है? क्या मिश्रा को आप ब्राह्मण नहीं मानते? क्या शुक्ला को आप ब्राह्मण नहीं मानते? ये जाति का मुद्दा कहां से आ गया इसमें? जैसी करनी वैसी भरनी, न्यायालय उसको तय करे। योगी जी, पिछला चुनाव जब उत्तर प्रदेश का हुआ तो कोई चेहरा नहीं था जिस पर चुनाव लड़ा गया था। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत तारीफ आपकी, तो मतलब जहां भी पहुंचते हैं मंच पर तो मतलब नारे गिना तो था आपने मोदी योगी योगी जी? रहता है, लेकिन वाराणसी में गिना साथ था में 6 बार। प्रधानमंत्री भी 6 बार आपका नाम लिया। आप लोग गिनते हैं चूंकि देखने के लिए कि क्या संकेत आ रहे हैं। गृह मंत्री आपकी बहुत तारीफ कर चुके हैं, जेपी नड्डा जी भी कर चुके हैं। बयान कुछ कुछ एक आध आ जाते हैं बीच में, लेकिन क्या इस बार कोई संशय है कि 2022 योगी आदित्यनाथ के नाम पर लड़ा जाएगा या नहीं? देखिए, मेरा तो मानना है कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है। यहां व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश है। देश हित में जब कोई मुझसे कहेगा और दल हित में भी कोई मुझसे कहेगा कि आज छोड़ना है, उसी समय बहुत खुशी के साथ मूल्यों और मुद्दों के साथ दूंगा। इन मुद्दों और इन मूल्यों के साथ हम कार्य करने वाले लोग हैं। नहीं, पर चुनाव तो आप ही सत्ता के में मैं क्या कह रहा हूं ना, देखिए ये सारी चीजें बंद हो चुकी है, ये कोई मुद्दे ही नहीं है यूपी में। और मुझे अच्छा लगा कि आप कम से कम गिनती हैं हर चुनावी हर सभा के अंदर कि प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार नाम लिया है, गृह मंत्री जी ने कितनी बार नाम लिया है, माननीय नड्डा जी ने कितनी बार नाम लिया है। लेकिन हम लोग एक व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं और उसी व्यवस्था के साथ जुड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेली राजनीतिक पार्टी है जिसमें अपने कार्यकर्ता को इस बारे में पहले दिन से ये बता दिया जाता है कि व्यक्ति से महत्वपूर्ण दल होगा, लेकिन और दल से महत्वपूर्ण देश होगा। एक और चीज मैंने गिनने की शुरुआत की थी, गिनते गिनते थक गई। वो ये था कि लखनऊ या उत्तर प्रदेश में आपके पोस्टर तो हैं ही, दिल्ली में आपके पोस्टर्स बहुत सारे दिखे। लगा कि सीएम योगी कहीं 2022 के बाद पीएम योगी के तौर पर न दिखे। देखिए, मैं जहाँ हूँ वहीं पर कार्य कर रहा हूँ। एक मेरे पोस्टर, मुझे लगता है कि अगर आपने लखनऊ से अगर यहाँ पर किसी दूसरे साधन से आए हैं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वैसे चले होंगे तो हर जगह लगे होंगे, बहुत सारे लगे होंगे। तो इसलिए उस पर कोई बहस का विषय नहीं होता। ये सरकार की योजनाओं को वहाँ पर पहुँचाने का एक माध्यम भी होता है। और दिल्ली में ही नहीं, ये तो मुंबई में भी लगे होंगे, मुंबई एयरपोर्ट पे भी लगे होंगे, कोलकाता एयरपोर्ट पे भी लगे होंगे। तो आप तो कल मुझसे कह देंगे, तब तो ममता दीदी को भी आप नाराज कर देंगे। हम ऑल इज वेल है या नहीं है सर? हैं? ऑल इज वेल है कि नहीं मामला? अब बीच में बड़ी खबरें आई, विपक्ष कहने लगा देखिए दिल्ली पहुंच रहे हैं योगी जी, फिर योगी जी तमाम नेताओं से मिल रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष से मिल तो रहे हम हमेशा हैं, जाते फिर हैं। दिल्ली से लोग यहाँ पहुंचने देखिए, लगे। कोरोना के दौरान तो आरएसएस के लोगों के साथ दत्तात्रेय होसबोले से लेकर तमाम लोग, देखिए ये all is well है सर। ये कोई नई बात नहीं है। कोरोना के दौरान तो हमें 1 साल 6 महीने लग गए, अन्यथा हमारी समीक्षा और हम लोग लगातार मार्गदर्शन लेने के लिए महीने 2 महीने में दिल्ली जाते थे। मैं स्वयं भी जाता था। मुख्यमंत्री समिट होती थी, उसमें भी हम लोग जाते थे। कभी वह शासकीय स्तर पर होती थी, कभी पार्टी स्तर पर होती थी। आखिर लोक कल्याण संकल्प पत्र पार्टी ने तैयार किया था, उसको कितना इम्प्लीमेंट किया है इस पे चर्चा करने के लिए और उनकी समीक्षा के लिए भी हमें पार्टी के साथ बैठक करनी पड़ती है। कभी राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ, कभी प्रदेश नेतृत्व के साथ, कभी भारत सरकार के साथ, अलग अलग स्टेजेस पे हमें करनी पड़ती है।
तो उसमें कोई नया थोड़ा है। अब देखिए, जिनके पास कोई कार्य नहीं है, जो बेरोजगार हो चुके हैं, हमारी सरकार आने के कारण राजनीति से जो पीछे धक्का देकर के बाहर कर दिया गया, तो कुछ तो बोलेंगे। उनका ये अधिकार भी क्यों छीनना बड़े चाहते हैं? लोगों की तकदीरें दिल्ली में पलट जाती हैं। आपने देखा कितने बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री थे, पल में मामला। देखिए, थोड़ा सा सरकार और संगठन का समन्वय यही है। आज सरकार में है, कल संगठन में काम करेंगे, और ये भाजपा में ही हो सकता है, कहीं और जगह नहीं हो सकता। योगी जी, एक सवाल सबके मन में आता है कि जब कोई बड़ा मौका होता है, उस मौके पर प्रधानमंत्री को पहुंचना होता है, कौन कौन उस फोटो अपॉर्चुनिटी में शामिल होगा, ये कौन तय करता है? उसमें योगी जी भी आएंगे, उसमें नड्डा जी भी आएंगे, उसमें कौन कौन सम्मिलित होगा, गणमान्य लोग, ये कौन तय करता है? नहीं, किस मुद्दे को लेकर के? ये शिलान्यास के मुद्दे को अगर ले लिया जाए, या फिर अगर देखिए, किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है, किस विभाग से संबंधित हो, विभाग अपना प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करता है। राज्य सरकार का है तो राज्य सरकार तय करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का विभाग, संबंधित विभाग तय करता है। एक मेरे पीछे एक तस्वीर चल रही है, इस तस्वीर की ओर आपको इंगित करना चाहूँगी। इसमें आप और प्रधानमंत्री जी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कई बार ये कहा जाता है कि योगी जी एक्शन से मिसिंग हो जाते हैं, फ्रंट प्ले पर मोदी जी आते हैं, मोदी जी खेलते हैं, और योगी जी चुपके से पीछे वाली सीट पे चले जाते हैं। देखिए, मोदी जी हमारे नेता हैं, और नेतृत्व को हमेशा फ्रंट में रहना चाहिए, और मोदी जी अगर आ गए हैं तो हमारे लिए तो गौरव की बात है। आखिर देश के नेता भी हैं और पार्टी का मार्गदर्शन देते हुए पार्टी के भी नेता हैं, तो हमें हर प्रकार से प्रधानमंत्री के रूप में भी और एक योग्य मार्गदर्शक के रूप में भी प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। हमारे लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमें कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। समापन करते हैं योगी जी, ये बताइए कि 2022 में सबसे बड़ी चुनौती कौन सा मुद्दा या कौन सा व्यक्ति, कौन सा दल आपके लिए पेश करने वाला है? देखिए, 2022 चुनाव है, हम लोग अपने मुद्दों के आधार पर जनता जनार्दन की अदालत में जाएंगे। ये जनता तय करना है। मुझे विश्वास है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है 2014 का, 17 का, 19 का, 2022 में वही दोहराया जाएगा, उसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। एक आखिरी सवाल है सर, एक गुजरात मॉडल है, एक दीदी का बंगाल मॉडल है, यूपी मॉडल क्या है? यूपी मॉडल वही है जिसकी आपने इतनी वार्ता के दौरान चर्चा की है। आपने हर सवाल का जवाब दिया, हम तीनों ने बौछार की सवालों के, आपने हर सवाल का जवाब दिया। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तालियों के साथ एक बार तीनों देवियों से मिलने बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।